हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर का टॉपिक नंबर सेकंड यानी कि वर्ण विचार लेकर के आ गए हैं। अगर पार्ट वन यानी कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा से रिलेटेड लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, अगर ये सब का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका भी वीडियो अपलोड है। और पार्ट टू आज हम लेकर के आ गए हैं। वर्ण विचार के अंदर हम लोग पूरा वर्ण को खत्म करेंगे, जिसमें आप लोग को अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, बालाघात और कौन सा वर्ण किसका उच्चारण जगह है, उच्चारण स्थान जो होता है वो आप लोग को पूरा इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और लास्ट में दोस्त इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को करना होगा। तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी हम लेकर के आ गए हैं, तो आप लोग पहले पूरा इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश अपने मन से खुद करेंगे। और लास्ट में ये आप लोग जरूर देखेंगे बनाने वक्त कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। उसका जितना भी प्रश्न आपका सही होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ण विचार में आप लोग को पढ़ना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्त आप लोग को याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है इसको खंड या टुकड़ा बिल्कुल नहीं कर सकते, वही मेरा क्या कहलाता है, वर्ण। या अथवा करके एक और भी प्रश्न लिखा गया, इसका आंसर लिखा गया है, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में यही सब ज्यादा पढ़े होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो इसी कारण से इसका डिफाइन ये भी बिल्कुल सही है, तो इसी कारण से हम इसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं। मतलब वर्ण उसको कहते हैं कि जिसका टुकड़ा ही ना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अ लिखे, ठीक है, तो अ का बताइए कोई टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं टुकड़ा होगा। आ लिख देते, आ का टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यही प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 52 मानी जाती है। जरूर इसको ध्यान में रखेंगे, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और लास्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव करके ही जाना, इस बात को ध्यान रखेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें पूरे चीज को कवर करेंगे, पूरा जो भी इसके पहले बोले थे सब चीज को कवर करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, 1 घंटा से ऊपर भी वीडियो हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, समझाने की गारंटी मेरा और ऑब्जेक्टिव बनाने की गारंटी आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए अब नीचे देखते हैं। वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं मित्र, वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं। अभी समझाते हैं अक्षर क्या होता है। अब वर्ण शब्दों के लघुत्तम इकाई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा, नीचे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे में अगर हम लिख देते हैं राम, देखिए समझिएगा ध्यान से। जैसे हम लिख देते हैं राम, तो ये राम जो लिखे ना, था जिसमें जो रा आ गया, ये रा आपका अक्षर हुआ। म जो है, म आपका अक्षर है। तो वर्ण क्या हुआ। अब बोले कि सर आप ये बताइए कि वर्ण कौन हुआ। हम अक्षर तो समझ गए, ठीक है। तो देखिए रा जो लिखा हुआ अक्षर हो गया, म जो लिखा हुआ वो अक्षर हो गया, और ये राम जो पूरा लिखा हुआ है, जो आपको राम, एक मिनट मीटर गया, जो आपका पूरा ये जो राम लिखा हुआ है, ये राम जो आपका हो गया वो आपका शब्द हो गया। तो वर्ण किसको कहते हैं मित्र। अब देखिए यहाँ पे समझाने, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, लेकिन इसमें हम लिख के समझाते हैं। जैसे मैं राम लिख दे, तो राम को अगर तोड़ेंगे तो र प्लस आ रहा है ना, र प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस। अब माँ को तोड़ेंगे तो माँ में हलंत प्लस अ, तो माँ। तो देखिए राम का ये ना आपका वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। राम का ये हम लोग क्या कर लिए, वर्ण विच्छेद कर लिए, ठीक है। तो यही आपका है वर्ण। बात को समझ में आ गया। तो यही आपका वर्ण होता है। अगर राम है तो रा खाली आपका अक्षर हो गया, माँ आपका अक्षर हो गया, राम को तोड़ेंगे तो इतना जो टूटा ये आपका वर्ण हो गया, और ये पूरा जो राम है ये आपका शब्द हो गया। ठीक है, समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण जो सजा करके लिखा जाता है उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे में क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ, एक टॉपिक है और ये ना लगातार सीरीज बाय सीरीज लगाता है। ऐसा नहीं कि क ख प न ट घ च ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि वर्णमाला का डिफाइन ही होता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यानी कि वर्ण को आपको सजा करके लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। अब आपका आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो वर्ण तो आपको समझा दिए। तो वर्ण आपका 2 प्रकार का होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ण आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा दोस्त स्वर वर्ण, और दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार से वर्ण आपका 2 प्रकार के होते हैं। अब स्वर वर्ण किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, इसको समझेंगे। स्वर्ण वर्ण आपका क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, मतलब इसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, उसको हम लोग स्वर्ण वर्ण बोलेंगे। बोलोगे सर आप तो पढ़ गए, हमको समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो हम इसीलिए तो बैठे हुए हैं ना कि आपको समझाएं। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं कि वो किसी वर्ण का हेल्प नहीं लेगा। जैसे में आप लोग जितना भी अ आ ई जो पढ़ते हैं,
आ ई, तो जो आ ई वाला जो जितना भी आपका वर्ण लिखा हुआ मिलेगा वो आपका स्वर्ण वर्ण होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज जो क से लेकर के ज्ञ तक जो आप लिखेंगे वो आपका व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है। इस बात को एकदम समझिएगा ध्यान से। अ और आ मतलब आ ई वाला जितना रहेगा उसको बोलेंगे स्वर्ण वर्ण, क ख ग घ वाला जितना रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार से स्वर्ण वर्ण की संख्या आपकी 7 होती है। हाँ, तो स्वर्ण वर्ण क्या हो गया कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, अब जैसे में देखिए आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमको इसमें से आई में से अगर इसमें से कोई भी वर्ड ले लीजिए, ई ले लिए, तो ई को हम तोड़ सकते हैं, कभी टूटेगा नहीं। तो ई में कोई भी किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ रहा, ई खुद अकेले है। ओ है तो ओ को भी किसी से हेल्प नहीं होगा, औ है तो औ किसी से हेल्प नहीं होगा। तो यही कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र होती है, अपने आप खुद होती है, तो स्वर्ण वर्ण होता है। और स्वर्ण वर्ण की संख्या आपका जो होती है वो 11 होता है। आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर याद रखेंगे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या आपका 11 होती है। और 11 कौन कौन होता है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर जरूर देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 11 स्वर कौन कौन होते हैं। एक आपका होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण काम नहीं करेगा। तो बोलोगे कि कहना क्या चाह रहा है सर, तो देखिए कहना ये चाह रहा है कि जितना भी क ख ग घ का जो वर्ण होता है वो आपका व्यंजन वर्ण होता है। जैसे में अगर मान लीजिए कि क लिखे, तो क को अगर लिखना होगा तो क हलंत प्लस अ, क तो इस प्रकार से लिखाएगा। तो इस प्रकार से जब लिखे तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं स्वर्ण वर्ण आ रहा है ना, स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है ना, तो यहाँ क लिखने के लिए स्वर्ण वर्ण इसमें शामिल हो ही जाता है। तो जितना भी क ख ग घ में से कोई भी अगर आप वर्ण लेते हैं तो उसमें आपका स्वर्ण वर्ण जरूर दिखाई देगा। अगर हम मान लीजिए कि म लिखते हैं, म लिखते हैं तो म प्लस अ, तो बताइए म तो आ ही रहा था, साथ में अ आ गया, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं आपका स्वर्ण वर्ण तो इसमें आ रहा है। तो स्वर्ण वर्ण जिसमें आ जाएगा तो वो आपका व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तो हिंदी में याद रखेंगे, हिंदी में मुख्य रूप से 33 व्यंजन होते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखेंगे कि टोटल वर्ण की संख्या 52, स्वर की संख्या आपका 11 हो गया और व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 33 हो गया। अब देखिए स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण आपका 3 प्रकार का दिखेगा, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्वर्ण वर्ण आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन होता है, पहला आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर, पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। अब तीनों को बारी बारी से समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, और प्लुत स्वर की संख्या नहीं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में अगर चलेंगे दोस्त, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जिसको बोलने में ना हमको कम समय लगे, तो वो आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। जिसके बोलने में कम समय लगेगा वो आपका ह्रस्व स्वर। जैसे में ह्रस्व स्वर की संख्या आपका 4 होती है, तो अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ये जो 4 ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलने में ना कम समय लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर में क्या होता है दोस्त कि जिन स्वर को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा, तो उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि दीर्घ स्वर की संख्या टोटल 7 होती है। और 7 कौन कौन होता है, तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ, ये आपका टोटल 7 होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है, तो याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर आपका 4 कौन कौन होता है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसका एक चार्ट तैयार किया गया जहां पे सभी का भेदों की संख्या लिखा गया है, किसका कितना भेद है और किसका कितनी संख्या है। तो तुरंत इसके बाद वाले जो आएगा उस पेज में आप लोग को जरूर मिलेगा। हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ग्रामर का गारंटी दम आप लोग को हम समझाने के ले लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल पूरा दम समझिए और देखिए। दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पता तो तब चलेगा जब आप लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से पढ़ करके ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगर आप लोग से सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो सोचिए कि आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, दीर्घ स्वर की संख्या का 7 होता है, कौन कौन होता है आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आ ई यहाँ पे 7 लिखा गया। अब आपका आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना उल्टा एस दिया, जैसा देख रहे हो उल्टा एस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि इसको लेट तक रिपीट करना है,
रेखाते रहना है। जैसे में यहाँ पे लिखा गया है ओम, अब यहाँ पर अगर हम इसको लिख देते हैं ओम, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल में अगर हम लिख देते हैं ओम, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, और इसको देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर इसको लिख के ऐसे करके लिखेंगे तो इस दोनों में डिफरेंस है, दोनों ओम ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे ओम और इसको पढ़ेंगे ओम। मतलब यहाँ पे क्या करना है ना, आवाज को देना है और वहां पे रेखा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं राम और यहाँ पे भी लिख देते हैं राम, ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं राम इस प्रकार से, और ये आपका उल्टा एस जो दिख रहा है ना ये वाला, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, इसको पढ़ेंगे राम, और ये इसको जो पढ़ेंगे ना राम राम। तो यहाँ पे जो आपका आवाज जो बीच में रिपीट हो रहा है ना, यही आपका प्लुत स्वर होता है। आई होप आपको वीडियो पक्का समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, आगे क्या बोल रहा है अब आगे देखते हैं। देखिए इसी के बारे में अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सभी का कॉम्बिनेशन एक जगह पे हम ला करके रख दिए हैं। हम देखिए वर्णमाला आपका 52 होता है, 52 में से आप लोग को मिल रहा होगा कि स्वर कितना होता है, आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं। बिल्कुल इसके पिछले वाले जो पेज है उस पेज में अभी समझाए थे। और व्यंजन में आप लोग देख रहे हो कि व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, 33 होता है, तो क से लेकर के ह तक ही व्यंजन होता है, ठीक है। य र ल व ये सब जो हो रहा है यहाँ पे गिनाते जा रहा है, और ह के बाद जो जाएगा वो आपका व्यंजन में गिनती नहीं रखा गया। तो व्यंजन 33 जो होता है वो क से ह तक, और स्वर जो होता है वो अ से अ तक, ठीक है। अब देखिए स्वर को दो भागों में बांटा गया था, पिछले वाले पेज में आप लोग देखे होंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग इसका एक अच्छा से तैयार कर दें ताकि आप लोग का स्क्रीनशॉट भी लेकर के आराम से घर पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब नीचे देखिएगा कि यहाँ पे स्वर की संख्या 2 होती है, ठीक है। स्वर व्यंजन की स्वर की, ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्वर के भेदों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। एक आपका तो ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर होता है। लेकिन प्लुत स्वर को याद रखिएगा, यहाँ पे साइड में नहीं लिखे हैं क्योंकि प्लुत का कोई भी एग्जाम्पल वहां पे नहीं होता, बस एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं वही समझा देते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्या है ना, तो इसी वजह से दोनों को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए व्यंजन वर्ण को भी 5 भागों में बांटा गया। देखिए स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 3 याद रखना है। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्त यहाँ पे जो बोलेंगे उसको समझिएगा। व्यंजन वर्ण को मात्र 3 भागों में बांटा गया, बस यही तीनों को व्यंजन वर्ग में बांटा गया है। ये भी व्यंजन वर्ग का ही पार्ट, लेकिन कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको 3 ही लगाना है। 3 में कौन कौन आता है, एक आपका आ जाएगा स्पर्श व्यंजन, एक आपका आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन, और एक आ जाएगा आपका उसमें व्यंजन। आगत और संयुक्त भी व्यंजन के ही रूप होते हैं, लेकिन इसको व्यंजन में गिनती नहीं रखा गया है। मतलब है व्यंजन का ही, लेकिन इसको नहीं गिना गया है कि व्यंजन के 5 भेद होते हैं, बस 3 ही भेद को बताया गया। तो आप लोग को क्वेश्चन में पूछे, आप लोग ये भी बोलेंगे कि सर अगर क्वेश्चन में 5 दे दे या 3 दे दे तो हम व्यंजन के कितने भेद को मारेंगे, तो आप लोग को मित्र बस व्यंजन के 3 भेद को ही मारना है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो व्यंजन आपका 5 प्रकार का होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 होती है। कौन कौन 25 होता है दोस्त, देखिए जितना भी काउंटिंग वाला जो अंक वाला है ना उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4, स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या आपका हो जाएगी 33। तो ये सब जितना भी लिखा गया ना सबको पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, सिर्फ आप लोगों की इजी करने के लिए हम यहाँ पे इतना किए हैं। तो यहाँ पे देखिए खुद पे खुद हैंड राइटिंग मेरा है, खुद हम लिखे हैं, तो आप लोग ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग घर पे भी दोबारा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो जिसका संख्या उसको याद रखिए, और कौन सा वर्ण उसको याद रखेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या कह रहे थे, स्पर्श व्यंजन की संख्या आपका 25 होती है, जिसमें 25 कौन कौन होता है, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, यानी क च ट त प, क च ट त प, ठीक है, क च ट त प, क च ट त प, जितना भी ये आपका स्पर्श व्यंजन होगा। देख रहे हैं ना आप, स्पर्श व्यंजन की संख्या आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में 4 गो कौन होता है, 4 गो याद रख लिए, ये तो पक्का हो गया कंफर्म कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, चलिए मान लिए। लेकिन कौन कौन होता है मित्र, यही याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना संख्या कम पूछ करके आपसे पूछेगा कि इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन है। अब बताइए ऑप्शन में तो एक देगा ही अंतस्थ व्यंजन का, बाकी कुछ और डाल देगा, तो आप लोग याद रखेंगे तब ना कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है। तो इसी बात को ध्यान रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन जो है आपका य, र, ल, व आपका अंतःस्थ व्यंजन है।
ठीक है। उसमें व्यंजन में स स सह, जिसमें उष्मा निकले, हवा निकले, मुंह से हवा निकले, उसको हम लोग बोलते हैं उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन को बस याद रखेंगे स स सह, स स सह उष्म व्यंजन, य र ल व आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, और आगत व्यंजन ज और फ जिसके नीचे बिंदु रहे उसको बोलते हैं। ज और फ के नीचे जिसके अंदर नीचे बिंदु रहेगा, जैसे में ज है, फ है, ये सब जो बिंदु रहेगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं आगत व्यंजन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नोट वाला जितना भी पॉइंट होगा आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, जिसमें आप लोग को देख रहा होगा कि छ त्र ज्ञ सर, छत्र ज्ञ सर आपका संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ से क्वेश्चन इसका बनावट पूछता है कि छ किस किस वर्णों के मिलने से बना है। तो याद रखेंगे छ जो है वो क और स के मिलने से बना है, त्र जो है त और र के मिलने से बना है, ज्ञ जो है ज प्लस इ से बना है, स्र जो है स और र से बना है, ये आपका स्र। वैसे भी अधिकतर जो इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसी से बना है। जिसमें छ देखिए, छ जो लिखते हैं इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, के एस एच एस, छ यही ना होता है। त्र लिखना है तो टी आर ए से त्र। तो देखिए जो के आ गया तो के से का हो गया, आई एस से स हो गया। लेकिन यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो स आपको दिख रहा ना, यहाँ पे मूर्धन्य स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छ अगर लिख रहे हैं तो छ का मतलब कोई भी स लगा देंगे। अब क लगा दिए, यहाँ स लगा दिए। तो आप लोग तो जाने हैं कि सर तो बोले थे कि क प्लस स से छ होता है, लेकिन मूर्धन्य स, ये याद रखना है, जो मूर्धन्य स है ना वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके छ बनता है मूर्धन्य से। इस बात को ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब त्र है तो त प्लस र से बना, देख रहे हैं, टी आर ए से त्र, तो टी से त हो गया, आर से र हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी याद रखने का आप लोग को तरीका था बता दिए। तो यहाँ पे इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ पे एक और भी बात आया है, आयोग वाह। देखिए बहुत शानदार शानदार जितना भी महत्वपूर्ण चीज है आप लोग को सब इस वीडियो में कवर हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा वीडियो देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ण का पूरा चीज यहाँ पे डिटेल से हम लोग समझाने की कोशिश की है और डिटेल से आप लोग को पूरा बताएंगे। अब देखिए आयोग भाग क्या होता है दोस्त, तो आयोग भाग की संख्या 2 होती है, जिसमें आपका अन और अह ये दो गो आपका आयोग भाग हो गया। और द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, जिसमें आपका ढ और ढ होता है, ठीक है। ड और ढ, अढ़ और ढ, मतलब एक ड होता है एक अढ़ है, ठीक है। एक ढ होता है अढ़ है। जैसे देखिए ये आपका ड है, ये आपका ड है, ये आपका ढ है, इसमें लगा दिए तो ये आपका हो गया अड़ अढ़, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो द्विगुण को ही हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, यानी उत्क्षिप्त कहते हैं और इसको अयोग्य कहते हैं। तो इसको जितना भी चीज है ना सबको गिनती, मतलब कितना संख्या में होता है और कौन कौन होता है आप लोग जरूर याद में रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आ गया आपका अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो उच्चारण के स्थान पे यानी लघु प्रेच की दृष्टि से व्यंजन के भी 2 भेद होते हैं। ऐसे देखो व्यंजन को 3 ही बताया गया है, 3 बताया गया था। यहाँ पे आप लोग को अभी समझाए थे कि व्यंजन नहीं होता, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, ऐसे बहुत सारे चीज मिलेंगे। लेकिन आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो 3 ही मारना है, ठीक है। बाकी इधर आप लोग देख रहे होंगे कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण में देखेंगे, देखिए मेन यही क्वेश्चन है, यहाँ से अल्प प्राण महाप्राण घोष और अघोष, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो क्यों ना समझे दोस्त, क्यों ना समझे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में तो है, 1 घंटा लग भी सकता है, क्योंकि अभी तुमको नहीं पता है कि कितना कहाँ तक वीडियो चली जाएगी। लेकिन आप लोग धैर्य पूर्वक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, समझ में जरूर आएगा दोस्त, हड़बड़ाइएगा नहीं। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण समझिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि आती है, तो उससे हकार की ध्वनि नहीं आती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब बोलोगे कि सर क्या आप बता रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाई हाँ, हम भी क्या बोल रहे हैं हमको भी समझ में आ रहा है। अरे दोस्त टेंशन बिल्कुल मत लो भाई, बस नीचे वाला पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये तरीका अपना है कि आपको करना क्या है कि जो भी क ख ग घ वाला होता है, देखिए यहाँ पे हम बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग को लिख के समझाने की कोशिश किए हैं कि देखिए यहाँ पे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प भ व, पूरा चीज को हम लिख दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी में से कोई ना कोई अल्प प्राण है, इसी में से महाप्राण है, इसी में से आपका घोष वर्ण है और इसी में आपका अघोष वर्ण है। तो अल्प प्राण किसको कहेंगे समझिए। जैसे में आप देख रहे होंगे कि वर्ग का पहला, देखिए ये सब जो लिखा हुआ नहीं ये वर्ग है आपका, ठीक है। तो वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो तीनों रहेगा ना वो आपका अल्प प्राण है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पहला,
तीसरा और पांचवा, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 जो भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा रहेगा वो आपका अल्प प्राण कहेगा। और साथ साथ में अंतः अस्त व्यंजन वाला भी आपका अल्प प्राण होता है। जैसे य, र, ल, व, यहाँ पे भी य, र, ल, व जो मिलेगा आपका अंतः अस्त व्यंजन होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ज्यादा भी बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में अगर ये दे दिया वो दे दिया तो हम क्या करेंगे। मित्र, क्वेश्चन में आपका जब भी रहेगा तो किसी न किसी तरह से क्वेश्चन तो पूछेगा ही, लेकिन अगर अल्प प्राण पूछेगा तो यहाँ अंतः उसमें नहीं डालेगा। ठीक है, जैसे मैं यह दे दिया, अभी थोड़े बोला है कि निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण है तथा अंतःस्थ व्यंजन है। ऐसा अगर बोलेगा तो सिर्फ यह डालेगा तो समझ जाए कि यह को ही अंतःस्थ कहते हैं और यह को ही अल्प प्राण कहते हैं। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि यही वाला क्वेश्चन दे देगा, यही वाला क्वेश्चन दे देगा, बच्चा कंफ्यूज होगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण। अब बाकी जो बच गया ना दोस्त वो आपका हो जाएगा महाप्राण। तो यहाँ पे समझिए, अब नीचे वाला पार्ट में चलते हैं। साथ में ये भी जरूर याद रखेंगे, ये वाला पार्ट को भी जरूर याद रखेंगे कि य, र, ल, व ये भी जो है आपका अंतः अस्त व्यंजन है और ये भी जो है आपका अल्प प्राण में गिनती होता है। ठीक है, अब नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ पे हम अतः करके भी लिख दिए, बाकी आप लोग उतना तो समझदार हैं क्योंकि यहाँ पे जब समझा ही दिए हैं तो आप लोग को दूसरा तो देखने की ही नौबत नहीं आएगी, आप लोग यहाँ खुद समझ गए। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो आपका महाप्राण। तो इसमें कौन कौन बच गया दोस्त, तो आपका बच गया सर दूसरा और आपका बच गया चौथा। तो जो दूसरा और चौथा होगा वो आपका महाप्राण हो जाएगा। तो यहाँ पे महाप्राण में देख सकते हैं कि महाप्राण किसको कहेंगे कि वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ में ना उसमें व्यंजन, साथ में आपका उसमें व्यंजन, उसमें था अंतः अस्त व्यंजन यानी य, र, ल, व ये भी रहेगा तो आपका अल्प प्राण होगा। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन वाला, जैसे में स, स, सह ये आपका उसमें व्यंजन वाला भी आपका महाप्राण में आएगा। तो महाप्राण में क्या होता है कि वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन। अब देखिए अभी बताए थे कि जो बचा रहेगा वो आपका महाप्राण, तो बच गया था दूसरा और बच गया था चौथा, तो यही दोनों आपका हो जाएगा महाप्राण। अब यही दोनों का मतलब ख और घ महाप्राण है, छ और झ महाप्राण है, यहाँ पे ठ और ढ महाप्राण है, यहाँ पर थ और न महाप्राण हो गया, फ और म आपका महाप्राण हो गया। तो ये जो आपका महाप्राण है साथ में ये वाला आपका मिलके महाप्राण। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे लास्ट में आता करके लिखा गया। और दोस्त एक और बात याद रखेंगे, क्या याद रखना है, इस पॉइंट को जितना भी डिब्बा में या डब्बा में जो भी पॉइंट लिखा रहेगा उसको ध्यान पूर्वक ही नजर में रखेंगे। लिखा गया कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ही ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तो उसी को हम लोग संपृक्त ध्वनि कहते हैं। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसे हम लोग संपृक्त ध्वनि कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाला पार्ट यानी कि घोष और अघोष वर्ण में चलते हैं। अब घोष अघोष वर्ण क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। तो घोष अघोष वर्ण कंपन के आधार पर बताया गया है कि व्यंजन के दो भेद होते हैं। देखिए व्यंजन के कितना भेद मिल रहा है, महाप्राण, अल्पप्राण, घोष वर्ण, अघोष, ये सब व्यंजन का ही प्रकार है, लेकिन एक्चुअल हम लोग तीन ही याद रखेंगे। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे, किसे कहते हैं उसको छोड़िए, ये जो पूरा पार्ट है इससे आपको टेंशन ही नहीं लेना है, इसको टेंशन में ही नहीं रखना है। हम लोग चलेंगे नीचे वाला पार्ट में। ठीक है, घोष वर्ण क्या होता है दोस्त, तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, देखिए पीछे से, ये पीछे से आपका जितना भी आपका घोष वर्ण। अब बोलोगे कि सर इसके पहले में आप तो महाप्राण, अल्प प्राण में भी इस सबको गिन लिए थे, फिर घोष वर्ण में भी आप इस सबको ले रहे हैं, तो हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। अरे दोस्त करे तो क्या, कुछ नहीं करें, आप लोग को बस यही करना है कि क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना तो कोई एक ही चीज ना पूछेगा दोस्त। अगर अंगा दे दिया, ऐसे अंगा दे दिया तो अंगा में ये थोड़े ना पूछेगा कि इसमें से कौन आपका अल्प प्राण है। जब अल्प प्राण पूछ देगा तो घोष वर्ण नहीं पूछेगा। ठीक है, अब घोष वर्ण समझ रहे ना बात को, कोई एक ही तरीका से पूछेगा। भले ही इसको हम ग, घ और अंग को घोष वर्ण कह रहे हैं, और ग को खाली अगर ई वाला लाइन को देखेंगे तो इसको हम लोग अल्प प्राण भी बोले थे, ई पूरा वाला पार्ट को अल्प प्राण बोले थे और ई वाला पार्ट को भी अल्प प्राण बोले थे। तो सर फिर घोष वर्ण क्यों आ गया। हाँ दोस्त, घोष वर्ण इस वजह से आया क्योंकि घोष वर्ण अलग वर्ण बन गया। ठीक है, तो देखिए घोष वर्ण में क्या रखेंगे, जो ये तीन, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 जो होगा वो आपका घोष वर्ण होगा। तो बाकी जो आपका शेष बच गया, आपका जो दो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला दोनों जो पार्ट बच गया ये आपका हो जाएगा अघोष वर्ण। ठीक है, ये जो आपका दो पार्ट बन गया ये आपका हो जाएगा अघोष वर्ण। इतना तो समझ में जरूर आ गया होगा। और साथ में अंत अस्त व्यंजन वाला और साथ में एक ह, ये सबको छोटा छोटा पॉइंट देखने में लग रहा होगा और कंफ्यूज जैसा लग रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज जैसा होगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेकर के घर पे एक बार जरूर ध्यानपूर्वक नोट्स पहले बनाइए, क्योंकि नोट्स आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपना हाथ से नोट्स तैयार किए हैं और आप लोग को ही समझाने के लिए। तो आप लोग वीडियो में जितना भी आपको मिल रहा है उसका आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर का शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, जहां मन तहां से नहीं पढ़ा रहे कि कभी संधि, कभी समास, कभी चल गए वर्ण, ऐसा नहीं, एकदम लगातार पढ़ेंगे, लगातार हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नोट्स होता है तो दोस्त आप लोग नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो घोष वर्ण समझ में आ गया। अब घोष वर्ण का मतलब सिर्फ यही तीनों को मत समझिएगा, ये तीन वो तो होगा, तीन का मतलब समझ रहे हैं ना, तीन का मतलब घ घ अंग, मतलब ये सब पूरा देख रहे हैं, ये सब जितना भी तीसरा चौथा पांचवा है सब आपका घोष वर्ण है। और साथ में हम ये वाला रखने के लिए बोल रहे हैं, ये वाला भी, कि य र ल व यानी अंत अस्त व्यंजन आपका अल्प प्राण भी था और अंत अस्त व्यंजन आपका घोष वर्ण भी है। देख रहे हैं ना कितना गजब गजब का टाइप है, तो इसी को तो याद रखना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण तो अभी बताते हैं कि घोष वर्ण में अगर ये वाला आपका घोष वर्ण है, ये वाला आपका घोष वर्ण है, तो ये वाला हो जाएगा अघोष वर्ण, ये आपका हो जाएगा अघोष वर्ण, और ये आपका क्या हो जाएगा घोष वर्ण। ठीक है, और साथ में स देखिए इसमें ह नहीं आएगा, इसमें ह नहीं आएगा, ह चला गया घोष वर्ण में। ठीक है, तो दोनों एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत समझाने की कोशिश किया, नोट्स आप ही को समझने की वजह से इतना दम क्लियरलिटी से आप लोग को समझा है और नोट्स भी तैयार किए हैं। तो बस आप लोग समझिए, पक्का समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना तो पक्का समझ में आ गया। एक बार जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब और भी आप लोग को मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज को जरूर याद रखेंगे। तो घोष वर्ण आप लोग नीचे देख रहे होंगे घोष वर्ण क्या क्या होता है। उसके बाद चलते हम लोग अगला पॉइंट कि विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, कौन सा वर्ण जो है हम लोग किस अंग से यानी कुछ कौन स्थान से बोलते हैं, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे। कंठ पहले आपका आता है कंठ, तो कंठ से आप लोग क्या क्या बोल सकते हैं, पहले तो कवर्ग पूरा हो जाएगा, क ख ग घ अंग। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को ये जो अ और आ और ह आ रहा है, ये आपका हो जाएगा कंठ से ही बोलाएगा, ये भी आपका कंठ से ही बोलते हैं। तो कंठ से ध्यान रखिएगा। और जो संज्ञा कंठ का होगा वो उसको हम लोग कहते हैं कंठ्य। ठीक है, क्या बोलते हैं कंठ्य। तालु से बनेगा तो तालव्य, मूर्धा से बनेगा तो मूर्धन्य, दंत से बनेगा तो दंत्य, ओष्ठ से बनेगा तो ओष्ठ्य, नाक से बनेगा तो नासिक। इस प्रकार से होता है। कंठ तालु रहेगा तो कंठ तालव्य, कंठ और ओष्ठ रहेगा तो कंठोष्ठ है। इस प्रकार से आपका रहता है। तो खैर संज्ञा छोड़िए, अभी इधर समझते हैं। तो कंठ से हम लोग कौन कौन उच्चारण कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कवर्ग तो पूरा रहेगा ही, साथ में अ आ और ह, अ आ और ह। तालु से क्या क्या बोल सकते हैं, च छ ज झ इ, ये आपका हो गया तालु। और ई यह जो हो गया आपका ये भी तालु से बोल। तालु और मूर्धा क्या होता है, तो मूर्धा उसको बोलते हैं जो दांत के ठीक पीछे चिकना वाला जो पार्ट होता है, दांत के ठीक पीछे वाला, क्योंकि यहाँ पे तो हम दिखा नहीं सकते हैं ना कि कैसे होगा। तो बस याद रखिए जो मूर्धा होता है, मूर्धा बता रहे हैं, मूर्धा जो दांत के ठीक पीछे जो चिकना वाला पार्ट होता है उसको मूर्धा कहते हैं। और तालु कहते हैं कि एकदम ऊपर वाला पार्ट, जो जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग, जीभ के ऊपर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं तालु। जीभ के ऊपर, जीभ छोड़ा करके जो ऊपर में मतलब समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, उसी को हम लोग तालु कहते हैं। जीभ छोड़ा करके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको तालु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मूर्धा। तो मूर्धा भी समझा दे क्या होता है, लेकिन मूर्धा से कौन कौन वर्ड बोल सकते हैं, कौन कौन स्वर बोल सकते हैं, यानी कौन कौन वर्ण बोल सकते हैं। तो ट ठ ड ढ न आपका मूर्धा से बोलेंगे। और साथ में रीरस, रीरस सररी, रीरस है या इसको बोलेंगे सररी। ठीक है ना, सररी सररी सरारी यानी सररी। तो जो सररी होगा उसको हम लोग मूर्धा से बोलते हैं। ठीक है, दंत से क्या बोलेंगे दोस्त, तथा दधना, तवर्ग तो दंत से बोलेंगे ही। और साथ में लसरी, लरी लिरी लस यानी सलरी, तो मतलब क्या पढ़ सकते हैं, स ल लरी, स ल लरी यानी लरी ल स। ठीक है ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिए कौन कौन होता है। ओष्ठ से हम लोग बोल सकते हैं प फ ब भ म, और साथ में उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। नासिक से बोल सकते हैं अंग, ञ न न म। ठीक है, और साथ में वर्ण का पांचवा अक्षर, जो भी वर्ण का पांचवा अक्षर जितना मिलेगा, जैसे में क ख ग घ अंग, तो अंग पांचवा अक्षर हो गया, तो अंग को भी नाक से बोलेंगे। छ छ ज ज इ, तो इ को भी नाक से बोलेंगे। ट ठ ड ढ न, टवर्गी ना, तो टवर्गी ना को भी नाक से बोलेंगे। तो जितना भी वर्ण का पांचवा अक्षर भी होगा उसको हम लोग नाक से ही बोलेंगे। ठीक है, अब कंठ तालु से कौन कौन बोल सकते हैं, तो कंठ तालु से आप लोग ए और ए, जो कंठ और तालु दोनों काम करेगा। कंठ और ओठ से काम करेगा ओ और अ, और दंतोष्ठ दंत और ओठ, दांत और ओठ से काम करेगा वो आपका वो आ जाएगा। तो इतना आपका वर्ण का उच्चारण स्थान। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग को स्क्रीनशॉट के लिए हम पेज यहाँ पे बना दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बालाघात। बालाघात क्या होता है,
तो बालाघात जो होता है आपका दोस्त, उच्चारण के समय जो भी वर्ण होगा, देखिए जो भी वर्ण होता है या शब्द होता है या पद होता है, वो वाक्य पर विशेष जोर देता है, ठीक है ना, उसको वाक्य पर विशेष जोर देगा, उसे बालाघात कहते हैं। वाक्य पर विशेष जोर देगा और उसी की वजह से ना सेंटेंस अलग हो जाता है, सेंटेंस का रूप ही बदल जाता है, तो वही होता है बालाघात। और बालाघात को ही हम लोग स्वराघात के भी नाम से जानते हैं, तो बालाघात को स्वराघात भी कहते हैं। बस धैर्य पूर्वक रहिए, ये आपका लास्ट है, क्योंकि महाप्राण, अल्पप्राण, घोषवर्ण और उच्चारण स्थान आपका ये वर्ण में लास्ट आप लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव तुरंत आ जाएगा। बस धैर्य पूर्वक आप लोग इतना देख लिए, बहुत बहुत आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में मित्र हम लोग शब्द विचार लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि वर्ण विचार आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को कवर करा देंगे। ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं बनाओगे एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आता है, कैसे प्रश्न आते हैं, तो उसी प्रश्न को आप लोग को सामने करवाया जाएगा। आप लोग को जरूर बताना है, लास्ट में कमेंट करना है कि आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बालाघात, तो बालाघात 3 रूप होते हैं, जैसे में बालाघात को स्वराघात कहते हैं, इसका 3 रूप होता है, वर्ण वाला घात, शब्द वाला घात, वाक्य वाला घात, ठीक है। अब वर्ण वाला घात, शब्द वाला घात और वाक्य वाला घात क्या होता है कि इसमें किसी वर्ण या अक्षर पे बल पड़ेगा। वर्ण वाला घात का मतलब किसी वर्ण या अक्षर पे बल पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण वाला घात। जैसे अगर हम बोलते थे राम, ठीक है, कोई भी चीज को अगर हम बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है कि काला, तो बोलते समय हम का पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि वर्ण बोला है ना। अगर शब्द पूरा लिखेंगे तो जिसमें शब्द लिखेंगे, शब्द बालाघात में क्यों आज नहीं आएगा, तो पूरा एक सेंटेंस बना हुआ है, उसमें से किसी शब्द को चुनना है, ठीक है। अगर वाक्य बोलेंगे तो पूरा सेंटेंस तो बना हो, लेकिन उसमें अलग अलग सेंटेंस में ना सब बारी बारी से बालाघात होगा। जैसे देखिए, समझिए क्या क्या कह रहा है। वर्ण बालाघात में क्या होगा कि जैसे में काला, काला, तब बोलते समय ना का पर ज्यादा बल दे रहा है, काला, ला तो जल्दी बोल, काला, काला, कहाँ पर ज्यादा, वर्ण बालाघात में कहाँ पर ज्यादा बल पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ण बालाघात। राम बोल रहे हैं तो राम पे ज्यादा बल दे रहा है, तो राम बाला। कुत्ता, कुत्ता, तो कु पर ज्यादा बल दे रहा है, तो वो आपका वर्ण बालाघात, ठीक है। और शब्द बालाघात में किसमें किसी शब्द पे बल पड़ेगा, किसी शब्द पर बल पड़ता है, तो उसको हम लोग शब्द बालाघात कहते हैं। जैसे वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा, मेन कौन पकड़ रहा है, नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा, तो यहाँ शब्द पे बल पड़ रहा है, ये आपका शब्द बालाघात होगा। और एक आपका आता है वाक्य बालाघात। तो वाक्य बालाघात क्या हो जाएगा दोस्त कि इसमें पूरे वाक्य पर बल पड़ता है, किंतु पूरे वाक्य को एक ही स्वर में पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं एक ही स्वर में, लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे 3 तरीका से हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें वाक्य बालाघात। जैसे में राम ने किताब पढ़ी, तो जोर किस पे पड़ेगा, राम ने किताब पढ़ी, तो कर्ता पर भी जोर पड़ सकता है, राम ने किताब पढ़ी तो कर्म पर भी जोर पड़ सकता है, राम ने किताब पढ़ी तो इसमें क्रिया पर भी जोर पड़ सकता है। कब? क्योंकि बोलने का तरीका उसका अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसे बोल देंगे राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, क्या आपको पता चल रहा है कि किस पर जोर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हम पूछेंगे किसने किताब पढ़ी, किसने, अब बोले कि सर राम है तो पढ़ी क्यों कर दिए, क्योंकि जब कोई भी लड़का या कोई भी लड़का है तो ने जब लग जाता है ना, तो वो स्त्रीलिंग का रूप पीछे वाला हो जाता है, क्रिया स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। तो राम ने किताब पढ़ी, बोले किसने किताब पढ़ा जी, तो राम ने सर, राम, तो राम पर जब बोल मतलब बल दिए, क्योंकि बोलने के तरीका से वो आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। राम ने किताब पढ़ी, अरे राम क्या पढ़ रहा था जी, सर किताब पढ़ रहा था, किताब है, तो यहाँ पे किताब पर बल, तो कैसे पता चल रहा, बोलने के तरीका से, ठीक है। राम ने क्या कर रहा था जी, राम क्या कर रहा था, सर राम किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ना यानी कि पढ़ना पे बल, तो आपका क्रिया पे जोर पड़ गया। तो ये सब जो है बोलने के तरीका से होता है, ठीक है। तो दोस्त ये आपका जो था टोटल आपका वर्ण विचार आपका होता है खत्म, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, और अब हम देखते हैं कि आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना तक तो पक्का आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना करके आप लोग इसको दोबारा एक बार पढ़िए, पक्का सब समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ। दोस्त टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर, बारी बारी से आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अभी बताते हैं कि वर्गीय व्यंजन जो आपका डब्बा में लिखा हुआ होगा उसी को बताया था वहां पे कि इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कोई टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप लोग पढ़े हैं, तुरंत ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो अभी आप लोग को तो उतना याद हुआ नहीं होगा, इस वजह से अभी थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ होगी। लेकिन एक बार लिख करके कंप्लीट पूरा करके ऑब्जेक्टिव फिर दोबारा बनाने की कोशिश करेगा, एकदम गारंटी लेते हैं कि आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब आप लोग जरूर बनाएंगे। चलिए
अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो सर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क ख ग घ अंग च छ ज ज, जो बॉक्सिंग डब्बा जो बनाया था ना चार्ट जैसा, उसमें सब आपका लिखा गया, ठीक है। इसमें मूल स्वर कौन है, मेन मूल स्वर कौन है। मूल स्वर मतलब ह्रस्व स्वर को गिनती करेंगे, यानी आपका ह्रस्व ई हो जाएगा, आपका मूल स्वर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चारण में, अरे यार हट गया, उच्चारण में कहा गया, हाँ तीस चौथा था। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, देखिए अभी आया था ना वायु प्रक्षेप, ऊपर आ रहा था एकदम, अभी वीडियो में तुरंत बताए हैं, आप लोग पीछे करके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक मिनट, उच्चारण में हाँ वायु प्रक्षेप है ना, तो वायु प्रक्षेप की स्थिति से आपका व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्त, 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। ये तो आप लोग को चिन्ह भी पता होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 होती है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ज का उच्चारण स्थान, तो च छ ज चवर्ग वाला, तो चवर्ग वाला तालु से ही बोलते हैं ना, तो जितना भी तालु से बोलेंगे चवर्ग वाला आपका तालु से बोलाएगा, तो ज का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। निम्न में महाप्राण कौन है। महाप्राण देखिए अभी पता है अल्प प्राण महाप्राण, तो अल्प प्राण क्या हुआ था, पहला तीसरा और पांचवा वो आपका अल्प प्राण था, और महाप्राण क्या था, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण था। तो इसमें से महाप्राण आप लोग को बताना है कि महाप्राण कौन हो जाएगा। तो बताइए दूसरा और पांचवा, तो ट और ठ देखिए दूसरा स्थान पे आ रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है। तो बताइए अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जो आगे से पहला और दूसरा था। घोष वर्ण में था कि पीछे से तीसरा चौथा और पांचवा, और अघोष वर्ण में था कि आगे से पहला और दूसरा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है, तो देखिए च छ, देखिए छ आपका आ गया ना दूसरा नंबर पे, तो ये आपका अघोष वर्ण होगा। देखिए एक बार जरूर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। अभी देखिए उदाहरण चिन्ह आप लोग को नहीं बताए थे, लेकिन याद रखिए उदाहरण चिन्ह के जो संख्या रूप होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है। अभी बताया था उसमें व्यंजन आपका कौन था, तो उसमें व्यंजन आपका हो जाएगा दोस्त स स सह, ठीक है ना, स स सह, तो स आपका उसमें व्यंजन है। फिर पूछा छ का उच्चारण स्थान, तो अभी तो बताया कि च छ ज, जितना च छ छ बुलाएगा चवर्ग वाला वो सब तालु से बुलाएगा, तो च और छ, तो छ तो तालु में आ रहा है ना, तो आपका तालु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो ध का उच्चारण स्थान त थ द, तो जितना भी त थ यानी तवर्ग वाला जितना होता है वो दंत से बोलते हैं, तो ध जो है आपका दंत से ही बुलाएगा क्योंकि तवर्ग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। देखिए अभी हम नोट्स एकदम जो नोट बना लिखा हुआ था उसमें जो डब्बा बनाया था उसमें लिखा गया था कि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संपृक्त ध्वनि। क्या कहते हैं दोस्त, संपृक्त ध्वनि। नेक्स्ट है फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ फ प फ, तो पवर्ग वाला ओष्ठ से बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट देखो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बहुत आता है, तो ट का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा मूर्धा। इन निम्नलिखित में योजक चिन्ह, देखिए अभी चिन्ह के बारे में नहीं पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन आया हो तो चलो बता देते हैं। जो घटाव का जो चिन्ह रहेगा वो आपका योजक चिन्ह होता है, तो ये आपका हो जाएगा मित्र योजक चिन्ह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है। हाँ व्यंजन के हलंत में, ये तो हमको बताने की जरूरत भी नहीं होगी, अगर ये क लिखा हो क में हलंत लगा दीजिए आपका आधा क है, ठीक है ना। जब भी कोई व्यंजन में अगर आपका हलंत लग गया तो वो आपका आधा हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि आधा, सॉरी यहाँ पे आधार लिख दिया ना, यहाँ पे आधार नहीं होगा आपका आधा हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, ये आपका आधा हो जाएगा, आधा र नहीं आधा, ठीक है। चलिए द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्त, तो द का उच्चारण स्थान दंत होगा सर, बिल्कुल बढ़िया, द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत होगा। दीर्घ ई कौन वर्ण है, ये तो लिखने देखने में लग रहा है कि दीर्घ लिखा हुआ, तो दीर्घ है तो दीर्घ में ही जाएगा, दीर्घ है तो दीर्घ में ही जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में ह्रस्व वर्ण कौन है, ह्रस्व वर्ण, तो ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं बताइए, ह्रस्व स्वर्ण की संख्या 4 होती है, तो इसमें ह्रस्व वर्ण की संख्या ही तो पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे, नंबर टोटल आपका कितना 37 क्वेश्चन है, 21 तक हो गया, 22 में चलते हैं। अ का उच्चारण स्थान बताइए, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ, क्योंकि कंठ से कवर्ग वाला बोलते हैं और साथ में अ वाला भी रहता है, अभी बताए थे, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा पीछे करके। र तथा री बताओ, ल स री दिखवाए थे ना अभी बोले थे, र स ली, ठीक है, तो ल स री देन ल स री जितना होगा
वो आपका हो जाएगा उच्चारण स्थान में किससे बुलाएगा, तो र तथा री है, तो ल और री जो बुलाता है आपका मूर्धा से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में घोष वर्ण क्या है, देखिए बार बार क्वेश्चन ऐसा आता है, घोष वर्ण क्या हो जाएगा मित्र, तो इसमें घोष वर्ण आपका हो जाएगा ह। ठीक है, इसमें घोष वर्ण आपका हो जाएगा ह, क्योंकि घोष वर्ण बोले थे कि आगे से दूसरा, तो आगे से दूसरा तो नहीं दिया, लेकिन साथ में आपका ह वाला भी था। ठीक है, साथ में आपका ह वाला यानी अंत अस्त व्यंजन प्लस ह था। इसमें अघोष वर्ण में सिर्फ और सिर्फ क्या था, अघोष वर्ण में सिर्फ और सिर्फ य र ल था। ठीक है ना, अघोष वर्ण में य र ल था, लेकिन उसमें जो था आपका स और ह भी था। ठीक है, वो कुछ गलत बोला गया, हाँ सॉरी 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 गलत हो गया, क्योंकि आपका अंत अस्त व्यंजन है, तो अंत अस्त व्यंजन में आपका जो होता है वो आपका य र ल होता है ना, अंत अस्त व्यंजन में आपका य र ल होता है और उसी बिला में आपका ह होता है। ठीक है, तो घोष वर्ण में य र ल व होता है और साथ में ह होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, तो घोष वर्ण पूछा तो ह आपका घोष वर्ण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो कवर्ग वाला चीज को कंठ से बोलेंगे, तो कवर्ग वाला में देखिए ख आया हुआ है ना, ख तो क ख ग आता है, तो आपका कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, देखिए बार बार बोल रहे थे कि इसकी संख्या आपको ज्यादा पूछेगा, यानी कि वर्ण वाला ज्यादा पूछता है, लेकिन आपको तो बताया गया ना इस चार्ट में कि अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंत अस्त वर्ण की संख्या आप लोग बता दीजिए कितना होगा, ये तो हम लोग को बताना ही नहीं पड़ेगा, तो ये आप लोग जरूर ही बताएंगे। तो अंत अस्त व्यंजन की संख्या आपका 4 होती है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो 4 कौन कौन होते हैं, जल्दी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो सभी को पता है कि सर यह तो व्यंजन है, बिल्कुल सही है, यह व्यंजन ही तो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, देखिए फिर आ गया अघोष वर्ण, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अघोष वर्ण किसको कहते हैं, जो आगे से पहला और दूसरा, तो इसमें कोई ऐसा देख रहे हैं कि जो पहला और दूसरा मिल रहा है, च तो पहला हो गया, बिल्कुल सही, तो अघोष वर्ण ही तो पूछ रहा है, तो आपका 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर पूछ रहा स का उच्चारण स्थान, तालाबे स का उच्चारण स्थान, तो तालाबे स का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ दीर्घ ई दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, अब इसका उच्चारण स्थान तो बढ़िया से उच्चारण स्थान को पढ़ लीजिएगा, इसका उच्चारण स्थान आपका तालु होगा। ल का उच्चारण स्थान ल य र ल ल, तो ल का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत, क्योंकि दंत से हम लोग ल को बोलते हैं। उच्चारण स्थान में आप लोग को पूरा चीज बढ़िया से लिखवाया गया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां पे पूरा बात ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए भ का उच्चारण स्थान, भ तो प फ व पवर्ग है, तो पवर्ग वाला ओठ से बोलते हैं, तो भ का उच्चारण स्थान आपका ओठ हो जाएगा। ठीक है, फिर अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, अंग 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 पूछ रहे हैं, कवर्ग वाला हो जाएगा, तो कवर्ग वाला कंठ से बोलते हैं, तो अंगा का उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा। टवर्गिना का उच्चारण स्थान बिल्कुल आप लोग एकदम ऑब्जेक्टिव जरूर करिएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। चलिए 4-5 क्वेश्चन और है। टवर्गिना का उच्चारण स्थान, तो टवर्गिना का उच्चारण स्थान मित्र आपका हो जाएगा मूर्धा, यानी कि टठ डा मूर्धा से बुलाता है। ठीक है, चलिए व्यंजन के कितने प्रकार, देखिए क्वेश्चन आ गया, तो व्यंजन बहुत सारे पढ़े, लेकिन व्यंजन आपका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हम पहले भी बता चुके थे कि इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं और 2 प्रश्न है, जिसमें से एक प्रश्न है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ग जो है आपका कंठ से बोलते हैं क्योंकि कवर्ग वाला है, और त का उच्चारण स्थान दोस्त आपका हो जाएगा दंत, क्योंकि दंत से बुलाता है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आप लोग ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे तो जरूर ही आपसे पूरा बन जाएगा। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में शब्द विचार को लेकर के, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।